यह कैसी शिक्षा नीति है कि कहते हैं कि जितना विद्यार्थी पास करेगा उसके अनुरूप वो पैसा मिलेगा। यह दोहरापन क्यों, यह दुगलापन क्यों कि आप शांति से जी पाएंगे, आप शांति से मर नहीं पाएंगे। यह श्राप देना चाहते हैं आप इस आपके माध्यम से इस प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी कि अगर आप लोगों ने कल्याण नहीं किया, यह शिक्षक रूपी ब्राह्मणों का श्राप है कि आप सब चैन से नहीं मर पाएंगे। और आने वाला कल जब पुनर्जन्म आपका होगा, यदि आप हिंदू धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, तो आपको घोर कष्ट को झेलना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने कल्याण नहीं किया तो आप सभी नेताओं का, पक्ष का, प्रतिपक्ष का, पार्टियों का कल्याण नहीं होगा और आप सबका ईंट से ईंट बजा देंगे हम लोग। मित्र नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार पब्लिक न्यूज मनीष सिंह के साथ। और आज जो है हम चल रहे हैं बात करने बाबा भूतनाथ इंटर कॉलेज बथुआ के प्राचार्य श्री रविरंजन मिश्रा जी से। और आज हम चर्चा करेंगे उनसे बीत रहित शिक्षा नीति और शिक्षण संस्थाओं पर। बीत रहित शिक्षा नीति पर सरकार की वर्तमान में क्या नीतियां हैं, सरकार ने क्या भी ध्यान दिया है या नहीं, इन्हीं सब बातों को लेकर के आज हम सर से बात करने आए हैं। तो सर, सबसे पहले आपका चैनल में हमारे बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले आपको नमस्कार सर। जी, आपको भी और आपके चैनल को शुभकामनाएं। किसी तरह आप जो है सो सामाजिक जो विषय है उसको उठाते रहें ताकि जनमानस में यह बात पहुंचे और रियल में जो लोकतंत्र है जिसके कि आप लोग चौथे स्तंभ हैं वह सार्थक सिद्ध हो। जी सर, कहना चाहेंगे कि जो ये शिक्षा नीति है उस शिक्षा नीति में जो है कि बहुत पहले चूंकि ये आया था, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि बीत रहित शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या था और क्या अभी सरकार उस उद्देश्य को भूल गई है या क्या की है, इस पर थोड़ा सा आप सर बताएं। आपका प्रश्न बहुत ही सारग्राफ है जी। जिस समय यह उस समय बीत रहित शिक्षा नीति लागू की गई जब उस समय के मुख्यमंत्री आदरणीय सम्माननीय जो है सो मिश्रा जी थे और उन्होंने ही बीत रही शिक्षा नीति को आगे बढ़ाया, क्योंकि उसमें स्थिति ऐसी थी कि हमारे यहाँ न 10वीं की पढ़ाई संभव थी, न इंटर की पढ़ाई संभव थी और बिहार की शिक्षा के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कमजोर था जी। वैसी परिस्थिति में उनके आह्वान पर समाज के समृद्ध लोग, समाज के संपन्न लोग, समाज के ज्ञानी लोग अपने अपने जमीन को देकर के अपने अपने संसाधन से विद्यालय और महाविद्यालय का निर्माण किए और एक कमेटी का गठन करके विद्वान लोगों को उन्होंने बहाल किया जी। और इस आशा पर बहाल किया कि आने वाला कल में सरकार जो है इसे अधिग्रहित करेगी और समाज के लिए ये सारे जो संस्थाएं हैं वो कल्याणकारी होंगी। लेकिन दुर्भाग्य से जगन्नाथ मिश्रा जी की पुनः वापसी नहीं हुई और जो भी सरकारें आई सब जो है सो पता नहीं क्या कारण था कि राजनीति का शिकार जी, मैं तो कहना चाहता हूं कि कूटनीति का शिकार कर दी इस संस्था को। बिना मतलब का लालच देती रही कि नहीं अब करेंगे अब करेंगे अब करेंगे, करते करते एक पीढ़ी बर्बाद हो गई और वह पीढ़ी स्वयं को बर्बाद करके जो वर्तमान पीढ़ी खड़ी है, अभी वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था जिस पर खड़ी है, जैसे कि हम लोग शिक्षा मित्र कहा करते थे जी, आज वो सारे लोग जो है सो शिक्षा के मूल धुरी में है, शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं, वह किसकी जन्मदाता है? वह जो है ऐसी वित्त रहित विद्यालय और महाविद्यालयों के जन्मदाता है। इस प्रकार न सिर्फ उस समय से अब तक की सरकारें वित्त रहित शिक्षा कर्मियों और कर्मचारियों की ऋणी है, बल्कि वह हर शिक्षक भी ऋणी है जो आज नौकरी कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप पता लगाएं, आप सर्वे करें तो 80% ऐसे विद्यार्थी मिलेंगे जो ऐसे ऐसे विद्यालयों और महाविद्यालयों से निकले हुए हैं और उनका कायाकल्प किया गया है, क्योंकि वो संभव ही नहीं था। एक जिले में 1 से 2 महाविद्यालय हुआ करते थे। तो इस शिक्षा का जो अलख जो जगाना कहते हैं, जो शिक्षा की ज्योति जगाना जो कहते हैं, यह विद्यालय और महाविद्यालय वित्त रहित शिक्षा नीति वालों लोगों ने किया। लेकिन इसका परिणाम देखिए क्या होता है कि सबका कल्याण करते हुए इन लोगों को बर्बादी के रास्ते पर खड़ा कर दिया गया है। जैसा कि आपने कहा कि आप बहुत विवश होकर के आए हैं, क्योंकि आप समाज में ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आप योग के माध्यम से भी आप समाज में बहुत सा कार्य करते रहते हैं और आपसे लोग पूछते हैं कि अरे क्या हुआ, उस महाविद्यालय में सर से मिले थे, उनकी स्थिति इतनी दयनीय क्यों है, वो जो है सो अपना सही से इलाज क्यों नहीं करा पा रहे हैं, क्या पैसा नहीं मिलता है क्या? आप विवश होकर के हमसे पुनः पूछने के लिए आए हैं। तो खुशी की बात है कि जनता में अब जागरूकता आ रही है जी, कि आखिर हम लोग के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो मैं एक ही शब्द में कहना चाहता हूं कि अब तो हम लोगों ने एक निर्णय कर लिया है
कि क्या पक्ष, क्या विपक्ष, क्या भाजपा, क्या जदयू, क्या नया पैदा होने वाले जो दल हैं, उन सबसे हम लोग अब तटस्थ होना चाहते हैं। और यदि सरकार इस पर सकारात्मक और सही निर्णय नहीं लेती है तो आने वाले 10-12 दिनों के बाद हम लोग एक अभियान चलाएंगे, हम लोग एक भिक्षा मांगेंगे उन शिक्षकों से भी जिनकी बहाली हो चुकी है इस अधिकार के तहत कि आप हमारे शिष्य हैं जी। गुरु के भाव में हम लोगों ने आपका कल्याण किया है कि आप सभी नोटा पर वोट दें जी। हम किसी को स्वीकार नहीं करेंगे और ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि सबको लाला पड़ना पड़ जाएगा। मैं समाज के एमएलए और एमएलए के उम्मीदवार लोगों से भी आह्वान करना चाहता हूं कि सावधान हो जाइए। कहा जाता है कि एक शिक्षक के गोद में प्रलय और निर्वाह दोनों खिलता रहता है, दोनों पलता रहता है। अगर शिक्षक के अंदर निर्माण की क्षमता है तो उसके अंदर विनाश करने की भी क्षमता है। अब तक हम लोगों ने निर्माण के भाव से, सत्ता पक्ष से, प्रतिपक्ष से केवल प्रार्थना करते रहे, अनुनय विनय करते रहे कि भाई कल्याण कर दीजिए, काम कर दीजिए, और हम कोई भिक्षा तो नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात ये देखिए पत्रकार महोदय कि यह कैसी शिक्षा नीति है कि कहते हैं कि जितना विद्यार्थी पास करेगा उसके अनुरूप वो पैसा मिलेगा। यह दोहरापन क्यों, यह दुगलापन क्यों? मुझे बहुत दुख के साथ ये गलत शब्द का प्रयोग करना पड़ रहा है। आपके विद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षक चाहे विद्यार्थी फेल हो जाए, कुछ भी हो जाए, उनको आप 60-70-80 हजार रुपया दीजिएगा और हमारे शिक्षकों को, हमारे कर्मचारियों को आप बिल्कुल पैसा नहीं दीजिएगा, उनको भुखमरी का शिकार बना दीजिएगा। आपने क्यों नहीं कभी बंद कर दिया? आप क्यों अनुदान देना शुरू किए? क्यों एक दीपक जला दिए, दीपक का लौ जला दिए कि नहीं आने वाला कल में हम भविष्य संवारेंगे? इसी में सीधे मैं माननीय मुख्यमंत्री से बात करना चाहता हूं और उनके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को भी कहना चाहता हूं कि क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या हमारा कल्याण नहीं होना चाहिए? और आप क्या समझते हैं, शिक्षकों का अपमान करके आप शांति से जी पाएंगे? आप शांति से मर नहीं पाएंगे। यह श्राप देना चाहते हैं आप इस आपके माध्यम से इस प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी कि अगर आप लोगों ने कल्याण नहीं किया, यह शिक्षक रूपी ब्राह्मणों का श्राप है कि आप सब चैन से नहीं मर पाएंगे। और आने वाला कल जब पुनर्जन्म आपका होगा, यदि आप हिंदू धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, तो आपको घोर कष्ट को झेलना पड़ेगा। इसीलिए मैं पुनः कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं, और किसी को नहीं, केवल और केवल मुख्यमंत्री जी को। मैं जानता हूं कि यहाँ के न एमएलए कोई वैल्यू है, न मंत्री कोई वैल्यू है, कुछ नहीं, केवल और केवल वही कर सकते हैं। उनके बच्चे जो हैं एक दिन आह्वान कर रहे थे जी कि आप लोग मेरे पिताजी को वोट दीजिए, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, हम भी मानते अच्छा कार्य किया है, लेकिन उस कार्यों में इसकी गिनती क्यों नहीं है? अभी बजट पास हुआ है, आपका ध्यान क्यों नहीं है जी? आखिर आपने क्यों अनुदान देना शुरू किया? आप उस समय कह दिए होते कि नहीं, संभव नहीं है, तो कम से कम दूसरी पीढ़ी जो कि पुनः उसकी बहाली हो चुकी है, उसका भविष्य तो बर्बाद नहीं होता। आप युग पुरुष अपने आप कहते हैं, आप विकास पुरुष अपने आप कहते हैं, और दूसरी तरफ जमराज का काम करते हैं, आप जमदूत की काम करते हैं। क्यों दूसरी पीढ़ी को बर्बाद किए? इसलिए पुनः और पुनः कहते हैं कि ध्यान रहे कि एक शिक्षक के गोद में प्रलय और निर्माण दोनों चलता है। अगर आप लोगों ने कल्याण नहीं किया तो आप सभी नेताओं का, पक्ष का, प्रतिपक्ष का, पार्टियों का कल्याण नहीं होगा और आप सबका ईंट से ईंट बजा देंगे हम लोग। तो अभी आपने सब देखा कि किस प्रकार जो है कि सर के अंदर जो है एक शिक्षा नीति जो ये सरकार की ये गलत एक तरह से कहा जाए शिक्षा नीति है, बीत रहित शिक्षण संस्थाओं के प्रति उस पर ध्यान नहीं आता है। कोई भी नेता उसके लिए आवाज नहीं उठाता है, कोई भी मंत्री उसके लिए आवाज नहीं उठाता है। शिक्षा मंत्री हैं वो भी इस पर ध्यान नहीं देते हैं, और जो मुख्यमंत्री हैं हमारे नीतीश कुमार जी, वो भी इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। किसी भी नेता का बयान इस पर सुनने को नहीं मिलता है। तो आप सभी के माध्यम से ये हम लोग चाहते हैं कि जो ये बीत रहित शिक्षण संस्थाएं हैं वो आगे बढ़े, उन पर भी सरकार ध्यान दे। और जैसा कि सर ने कहा कि वर्तमान में जो ये आगामी विधानसभा चुनाव आ रहा है, उसमें सभी पार्टियों को यह भुक्तभोगी होना पड़ सकता है कि ऐसे शिक्षक अगर, समाज के शिक्षक अगर घूम घूम करके और लोगों से कम जैसे लोग वोट मांगते हैं वैसे ये नोटा पर अगर वोट मांगने लगे कि भाई कोई भी पार्टी उस लायक नहीं है जिसको हम लोग सपोर्ट कर सकें, जो समाज का उत्थान कर सके, जो समाज की उन्नति कर सके, ऐसी कोई भी पार्टियां नहीं है।
सब लोग अपनी रोटी सेक रहे हैं। अगर ऐसे समाज के पढ़े लिखे लोग, ऐसे समाज के बौद्धिक लोग अगर ऐसा कुछ करने लगे तो याद रखें, ये बात सत्य है कि सभी पार्टियों की लुटिया डूब जाएगी। तो इसी संदर्भ में सर जो ये मैं कहना चाहता हूं कि क्या कभी मुख्यमंत्री जी ने कभी ऐसा बयान नहीं दिया, या आपने कभी किसी राजनीतिक पार्टी के नेताओं से या फिर किसी एमएलए से, किसी एमपी से या किसी से व्यक्तिगत रूप से कहा और उन लोगों ने नहीं ध्यान दिया हो, ऐसा कुछ? जैसे कि सांत्वना सभी देते हैं जी कि चर्चा करेंगे, विधानसभा चर्चा भी करते हैं, लेकिन उस चर्चे का परिणाम नहीं होता है। जी मुख्यमंत्री जी बहुत पहले बोले थे, एक पांडे जी थे, एमएलसी थे यहाँ के, जी और उन्होंने सिस्टम बना दिया कि जितने विद्यार्थी पास करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है सो पेमेंट मिलेगा। जी अभी 15-17 का पेमेंट आया हुआ है। किसी महाविद्यालय में 15 लाख, किसी में 17 लाख, किसी में 25 लाख। आप 15-17 का अनुदान दे रहे हैं, 24 में दे रहे हैं। बताइए कितना आर्थिक स्थिति कितनी मने की उतार चढ़ाव में चली गई है। जी अब क्या होगा उन लोगों को? तो सबके साथ कहा गया है, ज्ञापन भी दिया गया है, लेकिन शायद लगता है कि मुख्यमंत्री तक आवाज नहीं जा पा रही है, या कोई बात नहीं कर पा रहे हैं, या वो सुनना नहीं चाहते हैं। इसीलिए तो सीधे आपको मैं माध्यम बनाना चाहता हूं कि इस आवाज को सीधे उनके कानों तक आवाज पहुंचे, उनके बेटे तक उनकी आवाज पहुंचे, प्रधानमंत्री तक ये आवाज पहुंचे, क्योंकि यह अंतिम बारी है और अंतिम चेतावनी भी है। तो बिल्कुल आप सभी ध्यान रखें, और आप सभी भी अगर चाहते हैं कि समाज का विकास हो और इस बीत रहित शिक्षा नीति के अंतर्गत इन शिक्षण संस्थाओं को आगे बढ़ाया जाए, तो आप सभी अगर इसके समर्थन में हैं तो अपना राय भी दीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि यह वीडियो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचे। कम से कम हमारे यहाँ के आसपास के एमएलए, हमारे आसपास के एमपी और इन मंत्रियों के पास पहुंचे जो इस आवाज को वहां तक पहुंचा सके। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः नमस्कार।